तो बोर एटॉमिक मॉडल में अब हम स्टडी करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी उस स्टेबल ऑर्बिट में उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, करंट। अब हम देखते हैं एनर्जी। तो देखिए, अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अगर टोटल एनर्जी यहाँ पे ई से डिनोट की जाती है तो एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो nth ऑर्बिट के लिए है तो यहाँ पे ये nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी इक्वल टू nth ऑर्बिट के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस nth ऑर्बिट के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि nth ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन जो है वो क्या होंगे। तो देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट से हमने देखा था, वहाँ पे हमारे पास रिलेशन आया था, वो आया था mv² इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv²। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पे रखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसी nth ऑर्बिट के लिए वो हो जाएगी हाफ mv² की जगह हम ये पुट कर देते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन हमें मिलेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर एन जो है वो nth ऑर्बिट की रेडियस है। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पे जो आर एन होता है ना, आर एन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n² अपॉन जेड के। और हमने यहाँ पे देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एन है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। और अगर आर एन का रिलेशन हम यहाँ रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड² अपॉन n²। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू चेंज करेंगे तो n की वैल्यू या z की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके साथ यहाँ पर, है ना, इनकी वैल्यू चेंज होने के साथ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन चेंज होगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं, है ना। यानी कि जेड इंक्रीज होगा तो जेड इंक्रीज होने के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है उसके स्क्वायर के रेशियो में चेंज होगी। ओके, और अगर एन इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। यानी अगर हम न्यूक्लियस के पास हैं तो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो दूर जाने के साथ साथ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे देख लिया काइनेटिक एनर्जी को, सेकंड हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, अगर इसमें अगर देखें तो देखिए इसको ऐसे हम लिखते हैं ना, के Q1 Q2 अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। तो nth ऑर्बिट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होगा हम लिखेंगे के जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो माइनस ही, और रेडियस जो है वो आर एन। ठीक है, तो nth ऑर्बिट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका रिलेशन हमें मिलेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन यहाँ पे बता रहा है बाउंडेशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बाउंडेड कंडीशन पे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। देखिए इसको और क्लियरली देखते हैं टोटल एनर्जी से। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे आएगी, टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है वो है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी का रिलेशन मिल रहा है। टोटल एनर्जी ई एन इजिकल टू वो हमें मिलेगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn।
तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो भी नेगेटिव आ रही है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड कंडीशन पे, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में नहीं है, और ये अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अंडर बंधा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ई एन जो आएगा वो आएगा -kZd²/Rn। ठीक है, तो एक रिलेशन जो है हमें मिला काइनेटिक एनर्जी का, एक मिला हमें पोटेंशियल एनर्जी का, और एक हमें मिला टोटल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन भी अगर हम यहाँ से देखेंगे वो भी हमें मिलेगा टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z²/N²। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी जो यहाँ पर वो Z² के प्रोपोर्शनल है और N² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, उनके मैग्नीट्यूड में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए वहाँ से हमें क्या पता चलता है। अभी हमने देखा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें मिला, वो मिला kZe²/2Rn। ठीक है, ये पॉजिटिव है। और पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली है, पोटेंशियल एनर्जी U मिला -kZe²/R। और टोटल एनर्जी जो है वो हमें मिली है, टोटल एनर्जी -kZe²/2Rn। ठीक है, तो एक बात समझिए कि टोटल एनर्जी अगर हमें गिवन है और टोटल एनर्जी से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर हम पॉजिटिव कर देंगे तो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, बट जो साइन है वो अपोजिट आएगा। एक रिलेशन तो हमें ये मिला। ठीक है, दूसरा रिलेशन अगर हम देखेंगे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो देखिए टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है कि यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को हाफ करते हैं तो टोटल एनर्जी मिलेगी। या इसका इन्वर्स बोल सकते हैं कि अगर आप टोटल एनर्जी को डबल करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वो होगा 2 ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, 2 ऑफ टोटल एनर्जी। यानी इन दो रिलेशन से हम यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो ये की रिलेशन जो है वो भी हमें याद रखना है। ठीक है, कई बार क्या है क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें टोटल एनर्जी दी होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन फाइंड करना होता है, या काइनेटिक एनर्जी दिया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में पता हो पूछ सकते हैं। तो जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बताइए कि अगर हमें रिलेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी से टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी से टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। अगर हमें बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है, तब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ से इस रिलेशन से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -2 काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को आप डबल कर दीजिए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ओके, अच्छा अभी तो हमने यहाँ पे ये चीज रिलेशन देखा इनका। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो क्या होती है, कि अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो रेडियस का हमने रिलेशन देखा था वो हमें काम आएगा। तो यहाँ जो हमें रिलेशन मिला है उस रिलेशन के अंदर अगर हम आर एन की वैल्यू पुट कर दें तो हमें पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा। तो हमें पता है कि जो आर एन है उसका रिलेशन हमने पहले फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास आया था आर एन इजिकल टू N²H²/4π² KZe²m। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन था आर एन का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो टोटल एनर्जी का रिलेशन है उस टोटल एनर्जी के रिलेशन में हम आर एन की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए टोटल एनर्जी
इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारे पास रिलेशन। तो अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको अलग कर देते हैं, माइनस, देखिए कांस्टेंट यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम, ठीक है। तो के स्क्वायर हो गया, जेड यहाँ पर जेड स्क्वायर जो है वो बचा नीचे, है ना, और यहाँ पर आएगा 2h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू जो है वो हमें मिलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का रिलेशन मिल जाता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिलेशन जो है वो हमें याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये तो टोटल एनर्जी है। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो टोटल एनर्जी फाइंड कीजिए, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, है ना, तो टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल एनर्जी को मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई टू टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का रिलेशन याद रखेंगे तो बाकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम उससे फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो आगे हम देखते हैं एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम जो है उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जो एनर्जीज है वो क्या होगी। तो अभी हमने रिलेशन देखा एनर्जी का, वो था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यूज़ अगर हम अलग अलग पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग लेवल्स की एनर्जी जो है मिल जाएगी जेड स्क्वायर की फॉर्म में, जो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, है ना, यूज़ हो सकती है, अलग अलग एटम के लिए यूज़ हो सकती है। तो अगर हम ऐसे ही 6 लेवल की बात करें, ठीक है, अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिलेगा ये वाला E1 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर। ये हमारे पास है किसी भी एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। अगर हम वहाँ पे 2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगा -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E3 मतलब थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करेंगे, वो आएगा -1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे, 5 की जगह मतलब जब फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो z की वैल्यू 5 और सिक्स ऑर्बिट के लिए तो सॉरी n की वैल्यू 5 एंड 6 रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास किसी भी हाइड्रोजेनिक एटम के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन के लिए रिलेशन क्या होगा, 4H एटम, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 आएगी, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी, वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होगी। अगर हाइड्रोजन के लिए सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो जेड की वैल्यू 1 यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें तो उसकी वैल्यू होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए होगा -0.85। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए -0.54 और सिक्स ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, वो होगी -0.36, है ना। देखिए अब यहाँ पे ये डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये वाली वैल्यूज़ जो है वो हमें याद रखनी है कि किसी भी ऑर्बिट के लिए अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है तो हाइड्रोजन के लिए ये सारी वैल्यूज़ हम याद रख सकते हैं। और अगर हमें पूछा जाए कि बताइए कि पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या होगी फॉर हीलियम या लिथियम, तो ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। और अगर हमें बोला जाए कि सेकेंड ऑर्बिट लिथियम, है ना, N2, और लिथियम के लिए हमें पूछा जाए कि बताइए लिथियम जो है
है ना। उसके लिए हमारे पास जो सेकेंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट माइनस 3.4 इंटू जेड स्क्वायर, है ना। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू जो है वो आएगी 3, यानी 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो लिथियम है, लिथियम के लिए जो इसकी सेकेंड ऑर्बिट है उसमें यहाँ पे एनर्जी हमारे पास मिल सकती है। तो हमें क्या बस याद रखना है इसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जो हाइड्रोजन की एनर्जी होती है वो, और अगर किसी और एटम के लिए निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास जो E2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी हाइड्रोजनिक एटम की पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है उसके अंदर हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़ तो ये हुआ। दूसरा, अगर इसको हम एनालाइज करें तो देखिए हमें क्या पता चलता है। अगर हम यहाँ पर E1 और E2 की बात करें तो इसमें एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जब E2 और E3 की बात करें तो उसमें एनर्जी गैप जो है एज़ कम्पेयर टू E1 और E2 कम है। अगर हम E4 और E3 की बात करें तो उसमें गैप जो है वो पहले के जो गैप हैं उससे भी कम है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे जब n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं उन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कम होता जा रहा है। देखिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या पता चलता है कि अगर एनर्जी लेवल्स को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर लाइन से, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं उनकी डिस्टेंस जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो देखिए, जैसे अभी हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सक्सेसिव जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती है। देखिए जैसे डायग्राम में बताया हुआ है, ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल्स हैं, और हाइड्रोजन के लिए अगर एनर्जी लेवल में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वांटम नंबर 1 के लिए एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारे पास n=2 के लिए वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पे n=3 के लिए बात करें तो -1.51। तो अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में जैसे बताया हुआ है कि जो ये सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच का जो गैप है ना वो देखिए डिक्रीज हो रहा है। यानी हम जितने ऊपर जाएंगे वहाँ पर एनर्जी लेवल्स जो हैं, है ना, उनके बीच एनर्जी लेवल्स जो है उनके बीच के सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स जो है उनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जो गैप है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद उसके ऊपर हम चलेंगे तो 2 और 3 के बीच में, फिर उसके बाद डेल्टा ई जो होगा वो होगा डेल्टा E3 और 4, है ना। ऐसे हम इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखते हैं कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होगा वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, थर्ड चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जो अभी अभी हमने एनर्जी लेवल्स की बात की थी, एनर्जी की बात की थी, तो उस एनर्जी का रिलेशन अब हम रीडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में देखते हैं। तो अभी हमने देखा था जो nth ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी का रिलेशन आया था वो आया था -2π² के स्क्वायर e⁴m अपॉन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये कंप्लीट रिलेशन को ऊपर और नीचे जो है वो सी एच से मल्टीप्लाई और सी एच से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आएगा एन इजिकल टू -2π² के² e⁴m अपॉन CH³ इंटू CH जेड² अपॉन n स्क्वायर। देखिए ये जो ये कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू, ये हम पे हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर जो है रीडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 109667800 मीटर -1। ठीक है, या इसको नॉर्मली जो है
10⁻⁷ मीटर माइनस, इसमें याद रख सकते हैं। अच्छा, रीडबर्ग कांस्टेंट को 1/r की फॉर्म में भी याद रखिए। ये हमारे पास अभी हम आगे जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 1/r का रिलेशन भी काम आता है। तो 1/r का जो रिलेशन होता है वो होता है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जब हमें इस रिलेशन से वेवलेंथ निकालनी होगी तब ये वाला रिलेशन हमें काफ़ी काम आएगा। तो 1/r का जो वैल्यू होता है वो भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ से देखें तो ई एन का रिलेशन हमें मिलेगा ई एन इज इक्वल टू माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रीडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में एनर्जी की वैल्यू। और इसको अगर हम पहले वाले रिलेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें वहाँ से यह पता चलेगा कि आर सी एच जो होगा वो यहाँ पर आर सी एच जो होगा यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होगा, है ना। सिंपली हमने आर सी एच जो है उसको कन्वर्ट किया है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आर सी एच होता है। तो अभी हमने बोर थ्योरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। अब उनसे रिलेटेड कुछ रिलेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला रिलेशन उनसे रिलेटेड वो हमें हमारे पास दिया है, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो रेशियो ऑफ स्पीड इन दिस ऑर्बिट। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि रेशियो ऑफ रेडियस जो है वो क्या होगा। तो देखिए, अगर दो पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करें या रेडियस का रिलेशन देखें तो रेडियस जो था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये हमारे पास रिलेशन था। ठीक है, यहाँ पे जो जेड है वो कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो सेम एटम है उसी के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ से हम रिलेशन देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे जेड जो है हमारे लिए कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास आर जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यानी दो अलग अलग ऑर्बिट के लिए रेडियस का रिलेशन आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। यानी इनका रेडियस का रिलेशन तो हम यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, वो होगा हमारे पास थर्ड और फोर्थ के लिए बोला हुआ है तो थर्ड ऑर्बिट के लिए R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16। यानी उनका रेडियस का रिलेशन जो आएगा यानी रेडियस का जो रेशियो आएगा वो 9:16 आएगा। ठीक है, अच्छा अब सेम तरीके से देखते हैं वेलोसिटी के रिलेशन में। तो वेलोसिटी का जो हमारे पास रिलेशन आया था वो था हमारे पास v प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अगर जेड जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो एटम है वो सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर v जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। यानी हमें रिलेशन मिलेगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो थर्ड ऑर्बिट है और जो फोर्थ ऑर्बिट है उनमें जो वेलोसिटी के रिलेशन हमें मिलेंगे, रेशियो का जो रिलेशन हमें मिलेगा वो होगा v3 अपॉन v4 इज इक्वल टू 4:3। ये हमारे पास है वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो एटम है वो सेम है। ठीक है, अब एक रिलेशनशिप देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास जेड जो है वो भी अलग अलग दिया होगा, जैसे कि ये दिया हुआ है ना। ये नेक्स्ट रिलेशन है, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ स्पीड of electron in third orbit of helium and fourth orbit of lithium atom। ठीक है, तो पहले तो हमें स्पीड का रिलेशन फाइंड करना है, फिर बाद में हमें बोला हुआ है फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्पीड से। तो जैसा कि अभी हमने देखा था स्पीड का रिलेशन जो आया था, स्पीड का रिलेशन जो था वो प्रोपोर्शनल था जेड अपॉन एन के। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑर्बिट के लिए यानी v1 अपॉन v2 अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा z1 अपॉन n1 अपॉन z2 अपॉन n2। यानी हमें मिलेगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी जो है उनके रेशियो आ जाएंगे। थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम और फोर्थ ऑर्बिट है ना ऑफ लिथियम बोला हुआ है।
तो देखिए पहले Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे इस रिलेशन में अगर हम देखेंगे तो Z1 जो है वो है हमारे पास हीलियम, यानी Z1 जो है वो आएगा 2, और Z2 जो है, Z2 यहाँ पर हमारे पास लिथियम है जिसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू देखें तो N1 मतलब हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए जो यहाँ पर N1 है वो हमारे पास आएगा 3, और लिथियम के लिए जो N2 हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमें दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास Z1 जो है वो हमारे पास आएगा 2, Z2 यहाँ पर 3 इंटू N2 हमें दिया हुआ है 4, और N1 दिया हुआ है वो है 3, तो ये हमें मिला 8/9। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है ना, V3 ऑफ हीलियम और V4 ऑफ लिथियम, हीलियम और ये लिथियम, उनका रेशियो आएगा 8:9। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे रेडियस का रिलेशन भी फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं। रेडियस का रिलेशन आएगा R प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन, सॉरी, तो R का प्रोपोर्शनल आएगा N स्क्वायर अपॉन जेड, तो यानी R1 अपॉन R2 जो है वो हमें मिलेगा N1 स्क्वायर अपॉन Z1 अपॉन N2 स्क्वायर अपॉन Z2। ठीक है, यानी यहाँ से हमें मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास N1 N2 Z1 Z2 की जो वैल्यू है उसको हम इस रिलेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए कि यहाँ पे Z1 Z2 R1 R2 और N1 N2 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 यानी थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, और R4 फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज इक्वल टू N1 जो है वो हमें दिया हुआ है 3 यानी 3 स्क्वायर, N2 हमें दिया हुआ है 4 यानी 4 स्क्वायर इंटू Z2 जो है वो है हमारे पास 3, और Z1 जो है वो है 2। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 3 स्क्वायर यानी 9/16 इंटू 3/2 यानी 27/32। ठीक है, तो थर्ड थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम है ना, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम, इनके रेडियस का रिलेशन हमें मिलेगा 27/32। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L हमें पूछा है। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन बोर्स हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जेड जो है वो गिवन है, वो उसकी वैल्यू 1 है, और उसकी एनर्जी दी हुई है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बात समझिए, अगर हमें हाइड्रोजन के लिए बोला जाता है कि किसी भी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन हमने देखा था, वो हमारे पास आया था NH/2π। तो किसी भी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए है ना, L = NH/2π या MVR भी लिख सकते हैं इसको। तो ये रिलेशन हमने देखा था। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में n दिया होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है। यहाँ पे एनर्जी गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, एनर्जी से पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। n की वैल्यू फाइंड करके हम इसको एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन में रख देंगे, तो हमें उस ऑर्बिट के लिए जिसकी एनर्जी जो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए एनर्जी का रिलेशन हमने फाइंड किया था, वो था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा 13.6, जेड की वैल्यू 1 पुट की है, और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर है ना, जेड वैल्यू 1 पुट की है। ठीक है, तो ये है हमारे पास -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें ई की वैल्यू जो है -13.6 गिवन है, तो सॉरी -3.4 गिवन है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। -3.4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन
एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 3.4, यानी ये वैल्यू आई है 4, यानी एन की वैल्यू हमें मिलेगी 2। यानी ये जो एनर्जी है वो हमें सेकेंड ऑर्बिट के लिए गिवन थी, जिसके लिए एन की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो हमें एंगुलर मोमेंटम यहाँ से मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू या एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एन की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, एच अपॉन 2 पाई, यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें मिलेगा एच अपॉन पाई। क्लियर? तो फॉर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इन डबली आयोनाइज्ड लिथियम। ठीक है, लिथियम +2, उसके लिए हमारे पास सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट जो है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है, उनका जो एरिया है उसका रिलेशन बोला है। तो देखिए एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमें बोला है कि जो सेकेंड ऑर्बिट है और जो थर्ड ऑर्बिट है, किसके लिए, लिथियम +2 के लिए, उसमें रेडियस का रिलेशन हमें पूछा हुआ है। ठीक है, R2 स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई से पाई हट जाएगा, यहाँ पे आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R3 स्क्वायर। और एक बार तो समझिए कि जैसा हमने पहले कहा था, रेडियस जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। इसके लिए जेड जो है वो सेम होगा, है ना। यहाँ पे हम क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर जो है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें मिलेगा A2/A3। ठीक है, इज इक्वल टू R2/R3 स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं N2/N3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि N2/N3 की पावर 4। N2 मतलब 2 पुट कर दिया, 3 की जगह 3 पुट कर दिया, पावर 4, यानी ये हमें मिलेगा 16/81, है ना। यानी उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो 16/81 होगा।